बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 के फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15.8 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है पार्ट ए की। शो डैट पार्ट 1 एक्स बार इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू 1 माइनस म्यू 2। पार्ट 3 पी हैट इज इक्वल टू एक्स बाय एन इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल पी इफ़ द रैंडम सैम्पल इज ऑब्टेन्ड अंडर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि क्या एक्स बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। उसके बाद एक्स बार 1 और माइनस एक्स बार 2 कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू 1 माइनस म्यू 2 का। और पी हैट जो कि इक्वल है एक्स बाय एन के, क्या ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पी का। रैंडम सैम्पल आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द विद रिप्लेसमेंट केस। पार्ट बी की स्टेटमेंट है इफ़ x1 x2 so on to xn is a random sample taken from a population with mean mu and variance sigma square, show that x1 plus 2x2 plus so on to n xn divided by n plus 1 divided by 2 is an unbiased and consistent estimator for mu। आपके पास x1 से xn तक रैंडम सैम्पल पॉपुलेशन की वैल्यूज़ जिसमें मीन आपके पास म्यू के इक्वल होगा और वेरिएंस आपके पास सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। आपके पास ये पूरी फॉर्म दी हुई है x1 प्लस 2x2 प्लस ऑन टू n xn डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपने ये प्रूव करना है क्या ये केस आपके पास अनबाइस्ड और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर म्यू के इक्वल है या नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15.8 को स्टार्ट करते हैं और इस दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.8 के सबसे पहले ए पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है जिसमें एक्स बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर म्यू के इक्वल हमने प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू द केस एक्स बार हम लोगों के पास इक्वल होता है समेशन एक्स बाय एन की। तो अब हम लोग इस केस के ऊपर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पूरी फॉर्म की एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर n पर अप्लाई नहीं होगा तो 1 बाय n आप बाहर ले लेंगे। आगे आ जाएगा समिशन जो कि है i इज इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। अकॉर्डिंग टू द केस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो अगर हमने यहाँ पर सिंपल वैल्यू निकाल दी है तो एक्स आई यहाँ पर आप लिख देंगे और जो म्यू है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ से म्यू बाहर आ जाएगा इस तरफ। तो म्यू यहाँ पर माइनस के साइन के साथ है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई म्यू के इक्वल है। तो जहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई है वहाँ पर आप पुट कर देंगे म्यू। अब जब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है और हमने समीशन ख़त्म करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने समीशन ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि उसकी वैल्यू जहाँ तक जा रही होती है तो वो वैल्यू आपके पास नीचे आ जाती है। तो अगर ये समीशन i इज़ इक्वल टू 1 to n तक जा रहा है तो समीशन कैसे ख़त्म होगा कि आप यहाँ पर n नीचे ले आएंगे, यानी कि n उस समीशन की जगह पर लिख देंगे तो ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास म्यू। अब उसके बाद म्यू आने के बाद अब हमने सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है वेरिएंस के ऊपर। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर वेरिएंस ले लेंगे इस पूरी फॉर्म का। वेरिएंस ऑफ एक्स बार हम लोगों के पास इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन के। और इन केस हम लोगों के पास अगर हम लोगों के पास n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, इन द केस ऑफ द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हम लोगों के पास n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, दैन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे लिमिट जिसकी n की अप्रोच होगी इन्फिनिटी। अब जहाँ पर n होगा वहाँ पर हमने इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो दोनों तरफ हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ एक्स बार और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सिग्मा स्क्वायर बाय n। अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो इन्फिनिटी किसी भी वैल्यू के साथ जाएगी तो वो उसको 0 कर देती है। तो आपने ये इसका आंसर लिख देना है कि यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार है वो 0 के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव किया कि एक्स बार जो है वो हम लोगों के पास म्यू के इक्वल आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस एक्स बार इज़ एन अनबाइस्ड, कि ये हम लोगों के पास अनबाइस्ड है, इक्वल आ गया है म्यू के, एंड इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, और ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू 1 माइनस म्यू 2 कि कैसे आपके पास एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू 1 माइनस म्यू 2 का। सेम ये से ही केस है आपके पास, जैसे आपने एक्स बार को म्यू के इक्वल पुट किया है वैसे ही आपने एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 को म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल करना है। अब यहाँ पर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 अगर हम लोगों के पास ये वैल्यू है तो उसी तरह से हम लोगों ने जैसे एक्स बार के लिए लिखते हैं
यहाँ पर 1 के लिए अलग आएगा और 2 के लिए अलग आएगा। ये हम लोगों के पास इक्वल होगा समीशन i इज इक्वल टू 1 to n1। ये सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो n1 के लिए, x बार 1 के लिए लिखेंगे और उसके बाद x बार 2 के लिए, और ये आ जाएगा x1i, क्योंकि ये आपके पास i तक होती है रेंज और ये 1 को शो कर रहा है तो आपने इसके साथ 1 भी लिखना है, डिवाइडेड बाय n1 माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n2 x2i डिवाइडेड बाय n2। अब हम इसी केस के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। जब हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू और पूरी होल फॉर्म। अब यहाँ पर जो 1/n1 माइनस 1/n2 है ये बाहर आ जाएगा, आप 1/1 बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/n1 समीशन i इज इक्वल टू 1 to n1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1i माइनस 1/n2 समीशन i इज इक्वल टू 1 to n2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2i। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi माइनस म्यू जो था वो 0 के इक्वल लिया था, तो यहाँ पर से अब हम लोगों के पास जो केस है सेम उसी तरह से है, बस 1 और 2 आपने ऐड करना है कि अगर हम लोगों के पास हमने यहाँ पर सपोज किया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1i माइनस म्यू आई यानी म्यू 1 हो वो 0 के इक्वल हो, तो यहाँ पर हम लोगों के पास वैल्यू कैसे आएगी इस चीज़ की और इस चीज़ की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1i जो है वो म्यू 1 के इक्वल हो जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2i माइनस म्यू 2 इज इक्वल्स टू 0 हो तो वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2i जो है वो म्यू 2 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि म्यू 1 और म्यू 2 जैसे आपने पहले म्यू लिखा था बस आपने यहाँ पर 1 और 2 का अलग अलग से सीक्वेंस देकर इसको प्रोमिनेंट करना है। तो यहाँ पर जैसे पहले म्यू आया था सिंपल क्योंकि वो खाली सिंगल था, तो यहाँ पर म्यू 1 और म्यू 2 आ जाएगा। तो म्यू 1 सबसे पहले आप यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर म्यू 2 और समीशन अगेन दोनों तरफ जब आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर से जब समीशन ख़त्म होगा तो इसका आ जाएगा n1 और यहाँ पर से जब समीशन ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा n2। ये n1 इस n1 से कैंसिल आउट हो गया और ये n2 इस n2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। इसी केस के ऊपर हमने अगेन वेरिएंस अप्लाई करना है ताकि हम इसको कंसिस्टेंट अप्लाई कर सकें, यानी कि 0 आना चाहिए। इसका आंसर 0 आएगा तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है और यहाँ पर ये अनबाइस्ड तब होगा जब आपके पास म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल आएगा। तो हम इस केस के ऊपर वेरिएंस अप्लाई करेंगे जैसा कि हम लोगों के पास वेरिएंस ऑफ x बार जो था वो सिग्मा स्क्वायर बाय n के इक्वल था और वेरिएंस ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल होता है सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। अगेन वही वाला केस कि हमने यहाँ पर दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई करनी है जिसमें लिमिट जो है वो n अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। अब जहाँ पर n1 है और n2 है वहाँ पर आपने इन्फिनिटी पुट कर देना है जिसकी वजह से ये उसको 0 कर देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस x बार 1 माइनस x बार 2 इज़ अनबाइस्ड क्योंकि ये आपके पास म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल है और ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया है। तो हैंस x बार 1 माइनस x बार 2 इज़ एन अनबाइस्ड एंड द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू 1 माइनस म्यू 2। उसके बाद हम थर्ड केस सॉल्व करेंगे जिसमें है p हैट इज इक्वल टू x बाय n इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ p। कि आपके पास p हैट जो है वो कैसे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है p का, तो जैसा कि हमें पता है कि p हैट इक्वल है x बाय n के। अब इस केस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेशन, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बाय n। 1 बाय n p जो है वो x बाय n के इक्वल है तो 1 बाय n यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही कह दिया है कि p जो है वो x बाय n के इक्वल होता है, तो इस x बाय n की जगह पर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पर p, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 बाय n बाहर ले लें और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कर लें, वो भी आपके पास प्रपोर्शन के केस में p ही आता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली पुट कर दिया है एक्सपेक्टेड वैल्यू p हैट इज इक्वल्स टू स्मॉल p। अब हम इसी केस के ऊपर अप्लाई करेंगे वेरिएंस ऑफ p हैट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x बाय n। ये जब n जो है ये बाहर आ जाएगा इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। अब वेरिएंस ऑफ x जो है अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल केस ऑफ द प्रोपोर्शन n p q के इक्वल होता है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है क्योंकि x जो है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है। तो वेरिएंस ऑफ x n p q के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द x इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस ऑफ x n p q के इक्वल होता है और वही p वाला केस जो है हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि p बायनॉमियल के केस में आपके पास x बाय n के इक्वल होता है।
तो वही वाला केस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो एन पी क्यू के इक्वल है, तो ये स्क्वायर से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हम लोगों के पास आ जाएगा पी क्यू बाई एन। अब हम इसी केस के ऊपर दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ पी हैट इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी क्यू बाई एन। लिमिट जब एन की जगह पर जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 0, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस पी हैट इज़ एन अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पी। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.8 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि आपके पास ये पूरी फॉर्म है। अब इस फॉर्म को आपने कोई नाम देना है, तो मैंने इसको ए के इक्वल कर दिया है ताकि हम इस पर 1 बाय 1 एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस अप्लाई कर सकें, और जहाँ जहाँ मीन आएगा वहाँ म्यू पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ पर वेरिएंस की बात आएगी वहाँ सिग्मा स्क्वायर। तो जब हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस ऑन टू n xn बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो पूरी फॉर्म है डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगी, ये बन जाएगा 1 बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जहाँ जहाँ वेरिएबल्स हैं वहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी। ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस ऑन टू n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn। जहाँ जहाँ पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 सो ऑन टू xn है, वहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट हो जाएगी, यानी कि मीन की। ये आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस सो ऑन टू n म्यू। अब ये जो आपके पास सीरीज़ है, ये यहाँ से आप लोगों ने म्यू जो है वो सब में आ रहा है, तो म्यू आपने बाहर ले लेना है। ये आ जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो पूरी सीरीज़ है ये आप लोगों के पास बाइनोमियल सीरीज़ है, जो कि इक्वल होती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। ये पूरी बाइनोमियल की सीरीज़ है, तो ये इसी चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ से ये पूरी फॉर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए का आंसर आ जाएगा म्यू। अब हमने सेम इसी प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करना है वेरिएंस। जब हम अप्लाई करेंगे दोनों तरफ वेरिएंस, ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस ऑन टू n xn डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये पूरी फॉर्म जो है ये डिनोमिनेटर वाली जब हम ये बाहर ले लेंगे तो वेरिएंस की वजह से इसका हो जाएगा इस पूरी फॉर्म का स्क्वायर। ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एक वेरिएंस ऑफ x2 प्लस ऑन टू n का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn। अब जहाँ जहाँ पर वेरिएंस ऑफ x1 x2 सो ऑन टू xn है वहाँ पर हम लोग सिग्मा स्क्वायर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 1 बाय, इसको आप ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर। जब हम अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अंदर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर हर एक में कॉमन है, तो यहाँ पर से आप सिग्मा स्क्वायर बाहर ले लेंगे, और ये 4 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ये हो जाएगा 4 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, और अंदर सीरीज़ बन जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n स्क्वायर। जैसा हम लोगों के पास पिछली सीरीज़ थी 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन टू n, वो हम लोगों के पास बाइनोमियल सीरीज़ बनी थी फर्स्ट ऑर्डर की, जो कि था n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हम लोगों के पास सेकंड ऑर्डर बना है क्योंकि ये सब वैल्यूज़ का स्क्वायर है, तो ये हम लोगों के पास जो सीरीज़ बन जाएगी वो बन जाएगी n प्लस 1 टू n प्लस 1। इसकी सीरीज़ ये हम लोगों के पास बन जाएगी डिवाइडेड बाय 6। ये सेकेंड ऑर्डर की सीरीज़ बनेगी अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल। ये हम लोगों के पास इसके इक्वल होता है, और वो फर्स्ट ऑर्डर था वो हम लोगों के पास n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। अब जो कट होता है अब हम वो कट करेंगे। यहाँ से 6 और 4 की कटिंग होगी, 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। यहाँ से n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और n प्लस 1 का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हम लोगों के पास बन जाएगा 2n प्लस 1 सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1 3n प्लस 1। अब हम लोगों के पास ये पूरी फॉर्म बन गई। अब हम लोगों ने दोनों तरफ इसके अब लिमिट दोनों तरफ अप्लाई करने के बाद ये n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, यानी कि 0। तो ये हो जाएगा 0 0। जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो, सिग्मा स्क्वायर भी है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0।
क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, उसका आंसर 0 आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस ए इज़ एन अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, कि ए जो है हम लोगों ने जो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया था वो एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.9। क्वेश्चन नंबर 15.9 के पार्ट ए की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, बेस्ड ऑन अ रैंडम सैम्पल ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस कंसीडर 3 पॉसिबल एस्टिमेटर्स ऑफ म्यू। आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं और 3 ही पॉसिबल एस्टिमेटर्स हैं म्यू के, जो हैं x⁻1, x⁻2, x⁻3। x⁻1 की वैल्यू है 1/3x1 + 1/3x2 + 1/3x3 और x⁻2 की है 5/8x1 + 1/8x2 + 1/4x3 और x⁻3 है 0.2x1 + 0.3x2 + 0.4x3। फाइंड विच आर अनबाइस्ड, कौन सा इन तीनों में से अनबाइस्ड है। पार्ट 2 है द एफिशिएंसी ऑफ ईच अनबाइस्ड एस्टिमेटर रेलिवेंट टू अदर। आपने ये प्रूफ करना है कि जो चीज़ आपके पास अनबाइस्ड आएगी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, उसी चीज़ की आपने एफिशिएंसी सॉल्व करनी है रिलेटिव टू अदर, दोनों केसेस को रिलेटिव यानी कि कंपेयर करते हुए। और पार्ट बी की स्टेटमेंट है हम लोगों के पास, अ रैंडम सैम्पल x1, x2 so on to x8 is to be taken from a population with mean mu and variance sigma square. The following statistics are to be taken for mu. आपके पास x1 से x8 तक वैल्यूज़ हैं जिसमें मीन की जगह म्यू पुट करना है, वेरिएंस की जगह सिग्मा स्क्वायर। आपके पास फॉलोइंग वैल्यूज़ हैं, t1 x1 + 2x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, t2 2x2 - x4 + 4x5 + x8 डिवाइडेड बाई 6, x3 है x8 - x1 डिवाइडेड बाई 8 एंड x4 = x5। विच ऑफ द अबव आर अनबाइस्ड, इन चारों में से कौन सी जो वैल्यू है, कौन सा एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड है। पार्ट 2 है विच ऑफ द अबव इज़ मोस्ट एफिशिएंट, कि इन चारों में से कौन सा जो है वो एफिशिएंट है। बस आपने सिर्फ इसमें एफिशिएंट के बारे में बताना है, रिलेटिव कंपेयर नहीं करना, सिर्फ एफिशिएंट बताना है। एफिशिएंट कैसे पता चलेगा, यहाँ पर अनबाइस्ड कैसे पता चलेगा, कि अगर आपके पास उसका आंसर आ रहा होगा म्यू के इक्वल तो वो अनबाइस्ड होगा, जिसका आंसर नहीं आ रहा होगा वो अनबाइस्ड नहीं होगा। और एफिशिएंट का कैसे पता लगेगा, कि आपने यहाँ पर वेरिएंस निकालना है, जिस वेरिएंस का आंसर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15.9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.9 के पार्ट ए में हम लोगों के पास सबसे पहली वैल्यू जो है उसमें x⁻1 जो है वो 1/3x1 + 1/3x2 + 1/3x3 के इक्वल है और x⁻2 जो है वो 5/8x1 + 1/8x2 + 1/4x3 के इक्वल है। ये तीनों x⁻1, x⁻2, x⁻3 की वैल्यूज़ लिखने के बाद मैंने इस वैल्यूज़ को यहाँ पर कंप्रेस कर दिया। अब 1/3 सब में कॉमन है तो आप यहाँ पर x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं और इसको कह देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद x⁻2 है। अब x⁻2 की भी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करना ज़रा मुश्किल थी, मैंने यहाँ फ्रैक्शन को पॉइंट्स पे लिख दिया। 5/8 दैट इज़ इक्वल टू 0.625, 1/8 इज इक्वल टू 0.125, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। इसी तरह से x⁻3 तो हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो हम इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशंस के नेम दे देंगे। 3 इक्वेशंस के नेम देने के बाद हमने 1 बाय 1 इस एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी, पहले एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इन तीनों इक्वेशन में से अनबाइस्ड कौन सा नहीं है। जो अनबाइस्ड नहीं होगा उसके ऊपर देन नेक्स्ट स्टेप में वेरिएंस अप्लाई नहीं होगा, जो होगा उसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई होगा और वो उसको हम रिलेटिव कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 पे। ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x⁻1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 है, ठीक है। ये 1/3 अब बाहर ले लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 + एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 + एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने कहा है जहाँ जहाँ मीन है वहाँ पर म्यू, जहाँ जहाँ पर वेरिएंस है वहाँ सिग्मा स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे μ1 + μ1 + म्यू। तो ये 3 म्यू है तो ये हो जाएगा 3 म्यू डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x⁻1 का आंसर आ जाएगा म्यू।
उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस 0.125। यही सेम इक्वेशन, बस जहाँ जहाँ वेरिएबल्स है वहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी। 0.125 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस 0.25 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3। जहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, x2 और x3 है वहाँ पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम म्यू पुट कर देंगे, मीन की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 0.625। आप यहाँ से म्यू को बाहर कॉमन ले लेंगे और 0.625, 0.125 और 0.25 को जब हम ऐड करेंगे इन तीनों का आंसर आता है 1। तो ये बन जाएगा 1 म्यू। तो आप यहाँ पर 1 म्यू लिखें या म्यू लिखें तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब है ये भी म्यू के इक्वल है, तो ये भी अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरी इक्वेशन हम लोगों के पास है 0.2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस 0.3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस 0.4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3। अब जब हमने इक्वेशन नंबर 3 पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की है तो यहाँ पर या वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 0.2, 0.3 और 0.4। इन वैल्यूज़ को ऐड करने से हम लोगों के पास जो आंसर है वो आ रहा है 0.9 म्यू। तो ये हम लोगों के पास एग्जैक्ट म्यू नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x3 आर नॉट अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, कि हमारे पास जो x3 है वो म्यू के इक्वल नहीं आया है। तो यहाँ पर जो x1 और x2 है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू के। तो इस केस के अकॉर्डिंग अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में जो वेरिएंस है, जो कंपैरिजन करना है, वो भी हमने जो अनबाइस्ड हुआ है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे हम वेरिएंस अप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग वेरिएंस अप्लाई करेंगे। वेरिएंस अप्लाई करने के बाद हम इसी दो इक्वेशन के ऊपर हम लोग रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे। जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पर वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो वो था 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3। तो 1/3 के अकॉर्डिंग 1/1 जो था वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 1/3 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 1/9 वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 1/9 वेरिएंस ऑफ x3। अब वेरिएंस जहाँ पर है वहाँ पर हम सिग्मा स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो ये 1/9 1/9 1/9 जो है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा क्योंकि तीनों में सेम है। तो 1/9 इज इक्वल टू 0.111 और ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये 3 सिग्मा है तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा स्क्वायर। अब इस 3 को 0.111 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 सिग्मा स्क्वायर, या आप इसको 0.333 सिग्मा स्क्वायर भी कह सकते हैं। और x/2 का जो है इक्वेशन 2, उसके ऊपर जब हम यहाँ पर वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर था हम लोगों के पास 5/8 x1 प्लस 1/8 x2 प्लस 1/4 x3। अब जब हमने इस फॉर्म के ऊपर वेरिएंस अप्लाई किया तो किसी भी वैल्यू के ऊपर वेरिएंस अप्लाई होगा उसका हो जाएगा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 1/8 का स्क्वायर 64 वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 वेरिएंस ऑफ x3। ये आ जाएगा 25/64 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1/64 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1/16 सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर हम लोगों के पास तीनों में कॉमन है तो ये सिग्मा स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे कि यहाँ पर हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो बड़ी है 64, तो 64 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जहाँ पर 64 है तो एलसीएम के रूल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आपके पास जो है वो सेम आती है। तो 25 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम 16 के टेबल में देखेंगे कि 64 कहाँ आता है। तो 16 के टेबल में 64 आता है 4 पे। 16 4s are 64, तो हम उस 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो 1 आ जाता है नीचे। ये होता है हम लोगों के पास एलसीएम का रूल। ये 25, 1 और 4 हम लोगों के पास 30 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 सिग्मा स्क्वायर बाय 64। तो ये हम लोगों के पास इक्वल आ जाएगा 0.468 सिग्मा स्क्वायर। आप लोग इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है। अब उसके बाद हमने इनकी निकालनी है एफिशिएंसी और रिलेटिव कंपेयर करना है। सबसे पहले हम एफिशिएंसी ऑफ x1 निकालेंगे और उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ x/2। जब हम लोग एफिशिएंसी ऑफ x/1 निकालेंगे उसमें हमारे पास फार्मूला बनेगा वेरिएंस ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x/1। अब इस एफिशिएंसी ऑफ x/1 की वजह से डिनोमिनेटर में x/1 जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ x/2 का जो आंसर है 0.468 वो लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 0.333 वेरिएंस ऑफ x/1 का आंसर सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1.4054 दैट इज इक्वल टू 140.5%। एफिशिएंसी में हम लोगों के पास जो आंसर होता है हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो हम लोगों के पास जब 1.4054 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा
0.54%, ये परसेंट में आएगा। उसके बाद सेकंड, जब हम x बार 2 की एफिशिएंसी निकालेंगे तो x बार 2 अब आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा और x बार 1 जो है वो ऊपर आएगा। वेरिएंस ऑफ x बार 1 का आंसर है 0.333 सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x बार 2 का 0.468 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.7115। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 71.15%। तो अब इन दोनों में से देखना है कि हम लोगों के पास जो आंसर है किसका जो है आंसर वो हम लोगों के पास ज़्यादा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट आंसर तब हमें पता लगेगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि वेरिएंस हमने देखना है कि इन दोनों में से किसका जो वेरिएंस है वो स्मॉल है। अब इसका जो वेरिएंस है वो है 0.333 और इसका जो वेरिएंस है वो है 0.468। तो इन दोनों के आंसर के अकॉर्डिंग 0.333 सिग्मा स्क्वायर स्मॉलेस्ट एस्टिमेटर है, वैल्यू है वेरिएंस की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बार 1 इज़ बेटर एस्टिमेटर। जो x बार 1 है वो बेटर एस्टिमेटर है क्योंकि जो वेरिएंस ऑफ x बार 1 का जो आंसर है वो लेस है वेरिएंस ऑफ x बार 2 से। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है हम लोगों के पास। यहाँ पर हम लोगों के पास 15.9 का पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग 15.9 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। 15.9 में सबसे पहले हम लोगों के पास पार्ट बी में T1, T2 और T3 की T1, T2, T3 और T4 ये वैल्यूज़ हैं। इनको हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कह देंगे। सेम उसी तरह से हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है और जो केस अनबाइस्ड होगा उसी के ऊपर वेरिएंस अप्लाई होगा और जो केस अनबाइस्ड नहीं होगा उसको हम नेक्स्ट स्टेप में वेरिएंस अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन सब में अप्लाई होगी। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। अगेन उसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू 1/3, तीनों में है तो ये 3 बाहर आ जाएगा 1/3। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3, तो ये म्यू हम यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा 3 म्यू डिवाइडेड बाई 3। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 म्यू के इक्वल आ जाएगा, तो ये अनबाइस्ड है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल्स टू, ये जो 6 है ये आपके पास डिनोमिनेटर में है, ये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x4 प्लस 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x5 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 8। अब ये सीक्वेंस में नहीं है तो आपने इसको सीक्वेंस में नहीं भी करना, आप इसी तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह आ जाएगा 1/6 2 म्यू माइनस म्यू प्लस 4 म्यू प्लस म्यू। अब जब हम इस पूरी फॉर्म को सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 6 म्यू डिवाइडेड बाई 6 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा म्यू। तो ये भी हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड इक्वेशन 3, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T3 इज इक्वल्स टू 1/8 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x8 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, ये आ जाएगा म्यू माइनस म्यू 1/8। तो ये हम लोगों के पास म्यू में से जब म्यू माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये हम लोगों के पास म्यू नहीं आया, ये है 0। तो ये हम लोगों के पास जो T3 है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटेड नहीं है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T4 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x5, वो भी म्यू के इक्वल है तो ये भी अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। यहाँ पर T1, T2 और T4 अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैं जबकि T3 अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे T1, T2 एंड T4 आर अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू बट T3 आर नॉट अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, के T3 जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर म्यू के इक्वल नहीं है, तो वो T जो है अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है। अब हम लोग सेम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे, लेकिन जो चीज़ T1, T2 और T4 जो है वो अनबाइस्ड है तो इस पर वेरिएंस अप्लाई होगा और जो T3 है इस पर वेरिएंस अप्लाई नहीं होगा। और हमने इसमें रिलेटिव कंपेयर नहीं करना, डायरेक्ट सिर्फ एफिशिएंट निकालना है, ये कौन तीनों में से कौन से ज़्यादा एफिशिएंट है। तो जब हम इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 पे वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो वेरिएंस अप्लाई करने के बाद जिस वेरिएंस का आंसर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट आ रहा होगा, मिनिमम आ रहा होगा, वो हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। अप्लाई करेंगे वेरिएंस तो हम लोगों के पास आ जाएगा इक्वेशन 1 का वेरिएंस ऑफ T1 इज इक्वल्स टू 1/, उसी तरह से यहाँ पर 3 है तो जब 3 1/1 इन दोनों केसेस पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1/9 वेरिएंस ऑफ T1, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3, तो ये हम लोगों के पास इस तरह से आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ x1, x2 और x3 हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा स्क्वायर बाय 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.333 सिग्मा स्क्वायर।
वेरिएंस ऑफ x2 इक्वेशन 2 पे जब हम वेरिएंस अप्लाई करेंगे t2, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 1/, ये पूरी फॉर्म थी जो हम लोगों के पास था, ये था 2x2 प्लस x4 माइनस x4 प्लस 4x5 प्लस x8। तो अब हम लोगों के पास जो फॉर्म है पहले डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा 36, जो कि हम बाहर लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 वेरिएंस ऑफ x2। नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ x4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 वेरिएंस ऑफ x5 प्लस वेरिएंस ऑफ x8, ये हो जाएगा 1/36। 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था। अब वेरिएंस के केस में माइनस जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्योंकि वेरिएंस कांट बी नेगेटिव, तो हम लोगों के पास जहाँ जहाँ माइनस आता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माइनस जहाँ पर था वहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, इसलिए ये प्लस का साइन जो है वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि स्क्वायर करने से भी ये ख़त्म हो जाता है और वेरिएंस में नेगेटिव साइन नहीं आता, तो ये नेगेटिव जो है उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। अब जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 22 सिग्मा स्क्वायर बाई 36। 22 डिवाइड बाई 36 डैट इज़ इक्वल्स टू 0.61 सिग्मा स्क्वायर। अब हम लोगों ने देखना है और इक्वेशन 4 पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ जगह वेरिएंस ऑफ t4 इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x5 डैट इज सिंपल इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। अब ये हम लोगों के पास है 0.333, ये है 0.6115 और ये है 1 सिग्मा स्क्वायर। तो अब हम लोगों के पास कौन सी वैल्यू इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मिनिमम आ रही है, तो ये वाली जो वैल्यू है वेरिएंस ऑफ t1 की वो इन दोनों से स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों के पास t1 जो है वो हम लोगों के पास मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर इज़ 1 डैट हैज़ मिनिमम वेरिएंस। मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर वो होगा जिसका मिनिमम वेरिएंस होगा। तो हम लोगों के पास जो वेरिएंस ऑफ t1 का जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, तो t1 जो है वो बेस्ट एस्टिमेटर है। यहाँ तक हम लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 15.9 है वो कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।